हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। रविंद्र कुमार जी से मिलना हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं उनकी बेबाक राय के लिए। आज रविंद्र कुमार जी से जो हम बात करने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सीधा इसलिए मुद्दे पे आ रहा हूं ताकि असल इशू पर अच्छे से बात हो जाए। अभी आज ही विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस की कुछ नई कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों को लॉन्च किया है और ये कहा है कि मॉडर्न हो जाएगी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री। इसके अलावा एयर इंडिया को अब से पहले बेच ही दिया गया है, टाटा सन्स को। आप लोग इसकी खबरें पढ़ चुके होंगे। और उसके अलावा लखीमपुर खीरी का जो गुनाह है वो बीजेपी को लगातार उसका पीछा कर रहा है। अमेरिका में जाने के बाद भी हमारी कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को वहाँ पर जवाब देना मुश्किल हो गया। इन सब इश्यूज़ पर रविंद्र कुमार जी से बात करेंगे। वेलकम है सर आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये एयर इंडिया और उसके बाद अब डिफेंस इंडस्ट्री को, ख़ास तौर पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं उनको एक तरह से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि उनको मॉडर्न करेंगी 7 नई कंपनियां। इसके पीछे की बात, जो कुछ उसमें जो कुछ होने वाली है, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उन पर जो असर होने वाला है, उस पर कुछ नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री जी की तरफ से मॉडर्नाइजेशन की बात कही है। आप इसको कैसे देखते हैं? मोदी सरकार लगातार जो है देश को निजी हाथों में बेचने में लगी हुई है और उनका लगता है कि उनका एक ही एजेंडा है कि देश की हर चीज़ को बेचकर जाऊंगा। और जब देश में मोदी जी की विदाई होगी तो एक तरह से देश जो है 1947 की हालत में पहुंच चुका होगा। मोदी जी ने आज, जैसे आपने बताया कि डिफेंस की प्राइवेट लोगों की फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री, जो कि हम पहले सुनते थे कि भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन कर रहे हैं या आधारशिला रख रहे हैं, मनमोहन सिंह का देखते थे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की टनल का, नहीं, वो जियो का एडवर्टीजमेंट भी दे चुके हैं। वो तो चूंकि वो बिके हुए हैं। हाँ। मोदी जी, आप ये मत समझो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वो अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। और अडानी अंबानी उनके असली जो है वो संविधान की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए उनका जन्म हुआ है कि उनको कैसे दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनाया जाए। अब जो डिफेंस फैक्ट्रियों की बात करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जिसे हम बोलते हैं, तो भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जो डिफेंस के आर्मामेंट्स हैं, डिफेंस की जो चीज़ें हैं, डिफेंस के लोगों को जो सुविधाएं देनी है, उनके प्रिक्योरमेंट के लिए सरकार ने हमेशा अपनी फैक्ट्रियां बनाई हैं। कानपुर में है, जबलपुर में है, हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर हैं। मोदी सरकार ने आने के बाद ये तय किया कि इनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, पहले तो उनकी सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी। आपको याद होगा कि HAL जो था, HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ख़त्म करके उन्होंने जो है अनिल अंबानी की कंपनी को खड़ा किया और कहा कि ये जो है राफेल का सारा जो है ऑफशोर, रिलायंस डिफेंस के नाम से, रिलायंस डिफेंस के नाम पे। और आज तक की सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने, सरकार ने सस्ती दरों पे उसे जो जगह दी है, वहाँ पर अभी तक उसका ढांचा भी नहीं खड़ा हुआ है। और इतना बड़ा ठेका उसको दिया और HAL जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक शुमार होती थी, अपने दम पर उसने जो है हेलीकॉप्टर बनाए, हवाई जहाज बनाए और अपनी उसकी जो एक हैसियत थी पूरी दुनिया के 10 सबसे बड़ी कंपनियों में होती थी, उसको बर्बाद कर दिया। तो ऐसे ही मोदी जी ने पिछले सत्र में हमने देखा कि किसानों का जब बिल आया, उसके साथ साथ जो है मजदूरों के सारे अधिकारों को ख़त्म करने का बिल लाए थे। और पिछले साल ही उन्होंने ये व्यवस्था कर दी थी कि जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं, वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सारी सुविधाएं, सारे अधिकार, उनके पेंशन, बोनस, ग्रेजुटी सब बंद कर दी थी और उनको एक तरह से सड़क पर ला दिया था। तो मोदी जी का एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि सीधा है कि सरकारी किसी चीज़ पर अगर किसी निजी उद्योगपति की निगाह है तो वो पहले मोदी जी को संपर्क करता है। मोदी जी उस सरकारी कंपनी को बर्बाद कर देते हैं और फिर ये तोहमत लगाते हैं कि हमारी कंपनियां जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही, और उसके बाद उनको जो है औने पौने दाम पर वो उद्योगपति दोस्तों को बेच देती हैं। और जब वो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लीपापोती करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग जिसे बोलते हैं, वो करते हैं, तो उसका उद्घाटन करने मोदी जी चले जाते हैं। और जो उनका स्टाइल है उसमें वो ऐसे भाषण देते हैं कि जैसे दुनिया में आज तक जो है, अगर कोई भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट का मॉडल है तो मोदी जी का मॉडल है। मतलब तबाही पूरी करते हैं और उसके साथ उसको मॉडल के तौर पे पेश करते हैं ताकि आप उसको एक नमूने के तौर पर हजम कर लें और जो कुछ नुकसान किया उस तरफ ना देखें।
वो क्या चाहते हैं कि आप जो है अच्छा देखें, हाँ। आप जो है असलियत और सच्चाई है उससे रूबरू ना हो। हाँ, वो समझने की कोशिश ना करें ना और उसके लिए उन्होंने गोदी मीडिया बना ही रखा है। नहीं, गोदी मीडिया का तो ये हाल है कि मैं एक किस्सा कल ही पढ़ रहा था कि सुधीर चौधरी नाम का एक पत्रकार था हिंदुस्तान का, हाँ। और वो जो है ये अभी नवरात्रि चल रहे थे तो नवरात्र में वो जो है होटल में जाकर रोज़ जो है बियर पीता था। तो 3 बियर के वो मग मंगाता था। तो एक बार एक जो उसे सर्विस करने आता था वेटर, उससे कहा जनाब आप 3 बियर के मग क्यों मंगाते हैं एक साथ हमेशा? कहता है एक अडानी जी का है, एक अंबानी जी का है और एक मेरा है, और मैंने तय किया है कि मैं जब भी अपना जाम सेहत लूँगा तो उन दोनों की सेहत के भी ले लूँगा। अच्छा। उसके बाद अभी 9-10 दिन पहले वो जब वो पहुँचे तो सुधीर चौधरी ने कहा कि भाई मुझे जो है आज जो तुम जो है 2 मग ही लाना बियर। अच्छा। तो वो चौंक गया, उसे समझा शायद 2 में से कोई गुजर गया। हाँ। तो उसने पूछा जनाब कोई गुजर गया क्या उनमें से आया? हाँ। जो आप 3 मंगाते थे? बोले नहीं, ये अडानी जी की सेहत के लिए, अंबानी जी की सेहत के लिए, और जो ये नवरात्रि होते हैं इसमें मैं जो है बियर नहीं पीता। अच्छा। तो गोदी मीडिया का ये तरीका है, तौर तरीका है कि वो सारे काम जो है, सारी अय्याशी, सारे गुनाह करते हैं लेकिन दूसरे के नाम पर, दूसरे के दम पर, दूसरे को करना आगे करके। जी। तो ये गोदी मीडिया जो है वो इस तरह की हरकतें करता है कि सुख भी लो और दूसरे का नाम भी, जिसे कहते हैं माले मुफ्त दिल बेरहम। अच्छा, हम डिफेंस पे जो बात कर रहे थे, हमने पूरा जो वक्त गुजारा है जर्नलिज्म का, उसमें आपने तो बहुत कुछ देखा है आपने। डिफेंस के मामले में कहीं छोटी सी भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एक फ़ोटो भी कहीं बाहर निकल जाता था तो उसको जो सिक्योरिटी एक्ट उसमें ऑफिशियल सीक्रेसी, हाँ, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, उसमें मुकदमे चलते थे और लोगों को बड़ी सजाएं दी जाती थी। अब ये सब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में उस ज़माने के हिसाब से सारी खुफिया इंफॉर्मेशन प्राइवेट हाथों में जा रही हैं जिनके विदेशों से ताल्लुक़ हैं। तो ये क्या हमारी सीक्रेसी कहाँ रहेगी? क्या सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट समझो कि आज भी जो है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कुछ नक्शे प्रिक्योर किए थे और वो जो है दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में जब सीबीआई ने रेड मारी तो मिले और ये पता चला कि वो पाकिस्तान की ISI को भेजे जा रहे थे, और मुकदमा आज भी दर्ज है। आज भी 30,000 अदालत में चल रहा है। उस पर कुछ सुनवाई वगैरह हो रही है? नहीं, उस पर सुनवाई का ये हाल था। कई बार सरकार ने कोशिश की कि ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को एक बार बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि मुकदमे खत्म हो जाए, ये कानूनी खत्म कर दिया जाए हाँ इनके लिए। लेकिन आज भी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उस पर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का मुकदमा चल रहा है। लेकिन अब जो आपने कहा है कि अब जो जिस चीज़ को आप तलाशोगे, अगर मैं ही उसका मालिक बन जाऊँ तो वो मेरी निजी प्रॉपर्टी है। अब उस पर तो मोहर लगेगी नक्शे पे, वो ये नहीं लगेगी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट, उस पर तो लगेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज डॉक्यूमेंट जी या जियो डॉक्यूमेंट, और उसमें आप किसी को भी चाहे बेचो, किसी को दो। तो ये बहरहाल ये देश की सुरक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। बिल्कुल, देश की सुरक्षा में आप समझिए जितनी प्रधानमंत्री को बातें नहीं पता, उससे ज़्यादा अनिल अंबानी और ये अडानी अंबानी इन सबको पता है। अभी आपने देखा होगा कि वो मुद्रा पोर्ट जो था ये अडानी का, उसमें 3,000 टन आ गई, 3,000 किलो हीरोइन आ गई पहले, फिर उससे पहले भी आ गई। अब कह रहे हैं जी कि वहाँ पर जो है ये एहतियात बरती जाएगी कि ईरान से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जो कंसाइनमेंट आएंगे वो अडानी के एयरपोर्ट पे ना उतरें, यानी पानी के पोर्ट पे ना उतरें। अब ऐसी हालत में आप समझिए कि जितनी छूट जो है हिंदुस्तान की कस्टम को नहीं है, एक्साइज को नहीं है, किसी एजेंसी को नहीं है, उस तरह जो है 3-3 हज़ार किलो अगर हेरोइन की खपत और खेप जो है वहाँ आ रही हो और जा रही हो और जिसके NIA जांच कर रही हो, जाहिर है जा भी तो रही होगी, कहीं आएगी तो जाएगी। पोर्ट का तो काम ये होता है कि भाई शिपमेंट आया, शिप से उतरा और कहीं चला गया, तो उसकी जांच कर रहे हैं। तो आप देखिए कि शाहरुख खान के बेटे पे, मैंने पहले भी आपको कहा, उस पर 10 ग्राम भी ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी जो शाहरुख खान के बेटे पे जो दिखाते हैं कि हीरोइन, चरस, कोकीन और ये काउंटरबैंड जो ड्रग्स मिली हैं, ये सारी की सारी इनके जो गवाह थे, पब्लिक गवाह, जिनका इन्होंने सर्च नहीं किया था, जिनको बुलाया था, उनकी जामा तलाशी होनी चाहिए थी, वो नहीं की, तो उन्होंने प्लांट किए और ये प्रूव होगा। हाँ, तो वो जामा तलाशी तो बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी मैं एक बताता हूँ कि पुलिस वाले धमकी देते हैं कि ये हम तुम्हारे यहाँ वो करा देंगे, बरामद करा देंगे। तो बरामद कराने की कहानी यही होती है कि खुद ही आकर के डाल देते हैं
और जैसा कि आपने बताया कि जामा तलाशी के बगैर ही वो आए और उन्होंने प्लांट कर दिया, तो ये खैर एक अलग इशू है। लेकिन साहब उसमें ईरान ने एक ऑब्जेक्शन किया है कि साहब ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है कि आप हमारे कंटेनर्स को, कंसाइनमेंट को जो है वो रोक रहे हैं। तो उसका फिर कैसे जवाब दे पाएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप किसी मुल्क के, उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के उस पर बंद किया है, तो ये आप चूँकि कानून के भी जानने वाले हैं, आपकी नज़र में क्या ये कोई सही तरीका था? ऐसा है कि सरकार की जो सांसें हैं वो अंबानी और अडानी के कब्जे में है। तो अडानी ने कहा कि मेरे को तो इस आफत से निकालो, नहीं तो 3000 किलो की पहले और 3000 किलो की अब की जांच होगी तो मैं तो मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है 60,000 करोड़ रुपए है एक कंसाइनमेंट की। जी। और 60,000 को अगर आप 2 बार लगा लो तो 1,20,000 करोड़ रुपए हो गए। और 1,20,000 करोड़ रुपए की कंसाइनमेंट अडानी के वहां आई और आराम से चली गई। और जितने भक्त हैं मोदी जी के, वो गवाही और ऐसे ऐसी प्रचलित बातें समझाएंगे कि टाटा के ट्रक से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या टाटा जिम्मेदार है? तो कहेंगे जो अडानी के यहाँ 3000 किलो मिली तो वो जिम्मेदार है। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसका ऑपरेशन वो कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था। टाटा अगर अपनी कोई कार बेचता है जिससे एक्सीडेंट होता है तो टाटा उसकी देखभाल नहीं कर रहा होता, उसकी देखभाल निजी आदमी कर रहा होता है। तो जो निजी आदमी, जो मजदूर है या जो ड्राइवर है या जो मालिक है, उसको पकड़ती है पुलिस। तो इसलिए अडानी को पकड़ा जाना है। लेकिन सारा का सारा आरएसएस इसी बात पे लगा है कि अडानी जी का बाल बांका नहीं होना चाहिए और जांच नहीं होनी चाहिए। वही मतलब। और तर्क में टाटा को घुसेड़ दिया। जैसे टाटा के बारे में भी समझ लोगे, टाटा भी उतने ही चोर है जितने अडानी चोर है, जितने अंबानी चोर है। तो अच्छा सब चोर है तो सब ठीक ही है, इसका मतलब नहीं। फिर वो कहेंगे चोरों के अलावा तुम जाओगे क्या? हाँ, ये तो लॉजिक होता है आदमी का कि सारे चोर हैं, हम क्या करें। जी। लेकिन ये नहीं सोचते कि लोकतंत्र का मतलब है हम लेसर इविल चुनते हैं। मैं हमेशा लोकतंत्र के बारे में कहता हूं कि एक औरत मान लो जंगल में अकेली जा रही हो और 4 मुस्टंडे मिल जाएं उसे और कहे कि भाई लोकतंत्र में तुम्हें एक का चुनाव करना है, तो वो औरत देखती है 4 मुस्टंडों में सबसे कमजोर आदमी ये है, तो वो कहेगी इस कमजोर आदमी को मैं पसंद करती हूँ। तो अगर वो कमजोर आदमी उसका बलात्कार करे तो हम कहेंगे लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि उसे लेसर इवल को चुना। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बहुत जी हाँ, रेप भी कराएगी जनता का, रेप भी हो रहा है। लेसर इविल को इस तरह से आपने डिफाइन किया, ये बहुत ही, देखिए तजर्बे बोल रहे हैं रविंद्र कुमार जी के, बहुत ही बेबाक अंदाज में चीज़ें बताते हैं। और डेमोक्रेसी को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये लेसर इविल सादा जबान में छोटा शैतान या कम से कम जो नुकसान पहुंचाए, कम नुकसान पहुंचाने वाला। अच्छा, अभी एयर इंडिया भी बिका है, उसमें सरकार ने बहुत ही जश्न मनाया कि हम हज़ारों करोड़ रुपए हर साल इसमें डाल रहे थे और वो सब डूब रहा था, अब हम बच जाएंगे और हमारे लिए पैसे बच गए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी सरकार ने जब बजट पेश किया था तो कहा था हम 6 लाख करोड़ मोनेटाइज करके संपत्तियों को प्राप्त करेंगे। अभी तक आज जो है 6 महीने बीत गए हैं सरकार के बजट के टाइम को, 6 महीने बचे हैं, कुल 25,000 करोड़ रुपए का ये मोनेटाइजेशन कर चुके हैं, जिसमें 18,000 टाटा ने दिए हैं। अभी मोनेटाइजेशन तो आपने और सरकार ने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जिसमें आदमी जल्दी से झटका ना लगे। बिल्कुल ये ऐसा है, भाई घर के बर्तन बिक रहे हैं, आप उसे मोनेटाइजेशन कह रहे हैं। पहले उसको वो डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता था, यानी हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हम बर्तन बेच करके घर का खर्च चला रहे हैं और समझ रहे हैं ये हमारी आमदनी हो रही है। तो इसके लिए इतनी अच्छी टर्मिनोलॉजी मोनेटाइजेशन की, मुझे तो लगता है कि शायद ये इज्जत बढ़ाने वाली बात हो रही है। नहीं, ये जो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी का एक तरीका होता है कि आप 1984 अगर आप बुक पढ़ें तो जॉर्ज ऑरवेल ने जो लिखी है उसने लिखा है कि जब फासिज्म आता है, जब डिक्टेटरशिप आती है तो वो आपके जुबान के शब्दों को छीन लेती है। जैसे कि अगर आपके चूतड़ों पर डंडे मारे जाएं तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप जो है आपकी कुटाई हो रही है, वो कहेंगे आपको प्रसाद मिल रहा है। तो आदमी के मन में दिल प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि यानी डंडे भी पिटे और खुश भी रहे। बस। तो ये जो है शब्दों के साथ खिलवाड़ है। तो मतलब सब समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंधभक्त जो हैं बेरोजगार होने के बावजूद, खाली पेट होने के बावजूद फिर भी उसी तरह की बात कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल उसी का आनंद वाली बात है कि डंडों से पिट रहे हैं
और बहुत ही आनंदित महसूस हो रहे हैं। देखिए, फासिज्म की सफलता यही है हाँ। कि वो जो है आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको दिखाएंगे ये आपका कल्याण कर रहा है। जी जी जी। जैसे हमारे यहाँ दिखाते हैं कि हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है कि जन्म में अगर आपने जैसे चोरी की तो वो दिखाएंगे करनी भरनी, एक पोस्टर आते थे, हाँ, उसमें हाँ, लिखा पहले होता आते थे, था बिल्कुल। कि वहाँ पर जो है शैतान आपकी कुटाई कर रहे हैं। हाँ कुटाई कर रहे हैं कि इस आदमी ने चोरी की, उसका फल क्या है? कुटाई। अब जो आपकी कुटाई यहाँ होगी तो आदमी सोचेगा पिछले जन्म में चोरी की होगी, इसलिए मोदी जी जो है उस शैतान के रूप में आकर मेरी कुटाई कर रहे हैं। तो ये जो है प्राकृतिक न्याय जो है, दिव्य देवीय न्याय जो है, ये मोदी जी के हाथों में और वो यही हो गया, और हो गया बाद में जो है वो मेरा हिसाब पूरा हो गया। हाँ, फिर वो जो है वो उसमें जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। जी हाँ। क्योंकि यही उनके गुनाह निपट जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहरहाल बहुत ही गैर मामूली किस्म का साइकोलॉजिकल एक तरह का ये ट्रीटमेंट है। अभी जो आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये लखीमपुर खीरी के बाद एक वाक़या हुआ। हमारी कैबिनेट मिनिस्टर अमेरिका गई और उनसे सीधा सवाल कर लिया किसी ने, क्योंकि यहाँ तो कोई सवाल करता नहीं है। आप उसको कैसे देख रहे हैं और क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या कुछ है? दो घटनाएं हुई हैं। एक तो जब मोदी जी अभी अमेरिका गए थे, तो अंजना ओम कश्यप एक वहाँ के जो अश्वेत नागरिक है उसके सामने माइक लेकर चली गई, मोदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उसने कहा कि मोदी जी को समझाओ कि हिंदुस्तान में बड़ी गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका ध्यान रखें, अपने देश का ख्याल रखें। और अंजना ओम कश्यप ने कट करते ही कहा कि देखो मोदी जी के बारे में सब जानते हैं। तो अब मोदी जी की जो मतलब वो नेगेटिव बात कर रहा है, फिर भी सब जानते हैं, सब कहकर के उसे पॉजिटिव बना रहे हैं। जी हाँ। तो वही बात जो है निर्मला सीतारमण के साथ ये हुई कि निर्मला सीतारमण बोस्टन में जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल है वहाँ पर लेक्चर देने गई थी और उनसे एक ही सवाल पूछा गया। मैंने पहले भी एक बार कहा कि पोप पॉल जब गए थे तो अमेरिका का प्रेस जो है बड़ा निर्मम है, वो किसी को बख्शता नहीं। उससे कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसकी आप लोगों ने कभी भी निंदा नहीं की। तो निर्मला सीतारमण ने बड़े डिटाई से झूठ बोलते हुए कहा कि सबने उसकी निंदा की, हम सब ने उसकी निंदा की। अब आज तक मैं वो वक्तव्य ढूंढ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहाँ उसकी निंदा की, उप प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति ने कहाँ उसकी निंदा की, या हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने उसकी कहाँ निंदा की, या हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री ने उसकी कहाँ निंदा की, या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा उन्होंने उसकी कहाँ निंदा की? किसी ने निंदा नहीं की। लेकिन निर्मला सीतारमण को उसकी सांस में कहना पड़ा कि आप बीजेपी शासित राज्यों में किसानों पे या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं आप उस पर तो सवाल करते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में या दूसरी जगह पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में आप सवाल नहीं करते। इसका मतलब वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ दुनिया के इतिहास की सबसे विभत्स घटना किसानों को चलती गाड़ी से रौंद कर मार देना हुई। तो वो कह रही है जैसे कि हिंदुस्तान में ये नॉर्म्स है कि ये जो है नॉर्मल बिहेवियर है कि लोग आते हैं और कुचल के चले जाते हैं लोगों को पूरे हिंदुस्तान में। यानी हमें ये डरना चाहिए कब इसको नॉर्मल करने जा रहे हैं, नॉर्मलाइज कर देंगे, आपको खबर आने लगेगी कि कहीं भी 5-7 मार दिए, 10 मार दिए, गाड़ी चढ़ा दी बस, और सब वहां भी हुआ था यहाँ भी हो गया, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है एक तरह से बड़ी ढीठ पने की बात है। जिस बात के लिए उस औरत को शर्म आनी चाहिए वो वैसी औरत है जो कि आप समझिए उसे नागरिकों की आज़ादी से, नागरिकों की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है। जब लोगों ने कहा कि भाई प्याज महंगी हो गई है तो उसे बड़े आराम से कहते मैं नहीं खाती। तो अगर आपने ऐसे मंत्री रखे हुए हैं, ऐसे वित्त मंत्री रखे हुए हैं जो छोटी छोटी बात पे तुरंत मिजाज होकर जो है बयान ऐसे देती हैं जैसे कि वो अगर उसका बस चले ना, हिंदुस्तान में अगर कोई पत्रकार ऐसी बात पूछ ले तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण उसको थप्पड़ मार दे। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका की जो प्रेस है वो बड़ी संयत है। और आप समझिए अगर अमेरिका के प्रेस से पूछ रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान की क्या छवि पूरी दुनिया में बनी है? अरे साहब, अमेरिका की प्रेस ने तो डोनाल्ड ट्रंप के हर महीने झूठ गिनवाए। तकरीबन 20 तारीख को, चूंकि उनके यहाँ ऑथ टेकिंग सेरेमनी होती है, हर 20 तारीख को वॉशिंगटन पोस्ट बताता था अब इतने हजार झूठ हो गए। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लेकिन यहाँ फेंकू, लोगों ने तो कह दिया लेकिन मीडिया ने नहीं कहा। लेकिन जॉय बिडेन ने जब ये कहा कि हिंदुस्तान का प्रेस जो है ज्यादा सहनशील है तो लोगों ने जॉय बिडेन को पकड़ लिया और जॉय बिडेन को एक तरह से माफी मांगनी पड़ी। उसकी जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उसको कहना पड़ा कि जी इसका ये मतलब नहीं था, उसने बाएं बाएं शायद बात की, लेकिन उसका जो डैमेज जो है जॉय बिडेन की इमेज को हुआ वो हो चुका है। और एक तरह से आप समझिए हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री या किसी भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके बारे में अब जो है विदेशों में जैसे हमारा जो दर्जा है वो प्रेस स्वतंत्रता में 142वां हो गया। यानी कि हमारे नीचे जो है रवांडा, उगांडा ऐसे देश रह गए हैं और जो दुनिया के सभ्य देश हैं
उनमें हिंदुस्तान का नाम जो है, हिंदुस्तान की प्रेस का नाम नहीं आ रहा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो सुधीर चौधरी टाइप लोग जो हैं ये बियर भी पीते हैं, तो ये अडानी अंबानी के नाम पे पीते हैं और अपने कहेंगे जी मैं तो नवरात्रि में पीते नहीं, इसे अपने हिस्से का जाम मैं नहीं पी रहा। लेकिन आप मतलब समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये बड़ी बात है। और देखिए ये बहुत ही मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बहरहाल पूरे देश को अच्छे से गौर करना है, सोचना। और ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा इस इनका कैरियर के बाद। ये देखिए, अगर सरकार बदलती है किसी भी तरह से, कोई भी नई सरकार आती है, तो इन सब के सब घोटालों की जांच होगी और सारे ये तिहाड़ जेल में उसी बैरक में लेटेंगे जिसमें ये पी चिदम्बरम को ले गए थे कि भाई तुम 3 महीने लेटो। जी। और हो सकता है इन पे मुकदमा दर मुकदमा हो, या तो ये सारे वकील बन जाएंगे या ये विजय माल्या और जो दूसरे नीरव मोदी वगैरह उनके शरण में चले जाएंगे। हिंदुस्तान में ये जो है आम नागरिक के रूप में जेल से बाहर नहीं रह सकते। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब कीमत देंगे उन लोगों की जो खिदमत कर रहे हैं, जो देश को लूट, वो भी फरार हो जाएंगे, हाँ, वो भी नहीं रुकेंगे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी एक तरह से दुर्घटना के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हालात बेहतर हों, हम इसी की कामना कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी है, हमारा ये हक और इख्तियार है कि हम दूसरों को भी होशियार करें। सोशल मीडिया यही काम कर रहा है। गोदी मीडिया ने तो अपना काम सब कुछ बिस्तर बोरी लपेट करके एक तरफ रख दिया है, जो हमारे आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।